हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 11 फेब 2026 की वेडनेसडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम यूपीएससी, इसके अलावा पीसीएस और एसएससी एग्जाम होते हैं जो वन डे एग्जाम होते हैं डिफेंस के, और जो भी मतलब एग्जाम रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनसे रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर करंट के जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो होता है पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी। ये सब हमारे कोर सब्जेक्ट है। इट मीन्स कि अगर आप इन सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और इसके साथ ही इनका अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मतलब आपका कोई भी एग्जाम आसानी से जो है वो क्लियर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये न्यूज़। हमारी फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, एआई को लेकर है न्यूज़ हमारी। सेंटर प्रिस्क्राइब्स लेबल्स फॉर ऑल फोटोरियलिस्टिक्स एआई कंटेंट ऑनलाइन। यानी कि सेंटर ने यानी कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन उपलब्ध सभी फोटोरियलिस्टिक एल्यूमिनियम सामग्री के लिए लेबल निर्धारित कर दिए हैं। यानी कि जो फोटो रियलिस्टिक सामग्री होती है तो उनके द्वारा कुछ यानी कि बनाए गए हैं लेबल्स, या फिर अगर हम कुछ पैरामीटर्स की बात करें या फिर कुछ हम मानकों की बात करें तो वो उन्होंने अभी जो है बनाकर रख दिए हैं। तो ये जो है केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एआई जनरेटर सामग्री, यानी कि जो एआई कंटेंट होता है या फिर आप एआई से कोई भी आप फोटो बनवाते हैं या फिर कोई भी आप वहां से कंटेंट लेते हैं, कुछ भी अगर आप एआई से लेते हैं तो इसके लिए लेबल, यानी कि लेबल होना चाहिए, वहां पर लिखा होना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है या फिर एआई क्रिएटेड है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक पिक्चर है, आपने एआई से ली, यहाँ पर नीचे लिखा होना चाहिए कि एआई जनरेटेड। तो ऐसा जो है इन सभी को मैंडेटरी कर दिया गया है इस लेबल को। इसके साथ ही ये मेइती यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो 2021 था, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें जो संशोधन करके इसको अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस पर। तो जो एसजीआई यानी कि सिंथेटिकल जनरेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होती है, यानी कि जो भी आर्टिफिशियल रूप से बनाई जाती है, कृत्रिम रूप से बनाई गई, बदली या फिर संशोधित की गई कोई भी ऑडियो, इसके साथ ही कोई वीडियो या फिर ऑडियो विजुअल जो भी सामग्री होती है, ऑडियो विजुअल जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, उन सभी पर ये लेबल जो है लागू हो जाएगा। उन सभी पर लेबल मतलब शो होना चाहिए कि ये एआई से बना है, अगर आपने एआई से बनाया है। खास करके फोटो रियलिस्टिक को, यानी कि इतने असली दिखे कि लोग उसे सच मान ले। जो हम फोटोज देखते हैं कई बार क्या होता है, फेक फोटोज होती है, वो इतनी रियलिटी यानी कि इतनी रियल दिखाई जाती है कि सभी लोग उसको क्या सच मान लेते हैं। इसमें जो है डीप फेक वीडियो भी आता है, एआई से बनी फोटो, एआई का वॉइस, एआई के गाने, एआई से जो भी बदली गई रील्स हैं, उन सभी को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये सिर्फ फोटो रियलिस्टिक यानी कि ये फोटो तक सीमित नहीं है, लेकिन फोटो रियलिस्टिक कंटेंट पर सबसे ज्यादा फोकस इसका उसी चीज पर, फोटोज पर किया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं कि अगर किसी ने किसी की गलत तरीके से कोई भी फोटो एआई से बनवा दी तो अब क्या है उसका भविष्य का, यानी कि उसके अगर फ्यूचर का सवाल होता है तो ऐसे में क्या इन सभी पर ज्यादा लागू होता है। इसके अलावा लेबल लगाना जो अनिवार्य हो जाएगा, ये बिल्कुल आपको पता ही है। लेबल ऐसा होना चाहिए कि वो तुरंत दिखना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने फोटो में आपने लेबल यहाँ पर लगा दिया, वो दिख नहीं रहा, यहाँ पर हो यानी कि प्रॉपर दिखना चाहिए, या आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा विजुअल कंटेंट में लेबल कम से कम 10%, यानी कि मान लीजिए विजुअल क्या होता है, जो देखने वाला होता है, ठीक है, विजिबल यानी कि जो देखने वाला, जैसे हम कोई फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनमें 10% एरिया जो होना चाहिए उस रील का या उस फोटो का इस लेबल में होना चाहिए। ऑडियो वीडियो में शुरुआती 10% समय तक जो है लेबल दिखाना सुनाना चाहिए। इसके अलावा लेबल या फिर मेटा डेटा की स्थायी यानी कि परमानेंट बनाना होगा, प्लेटफॉर्म इसे हटा या फिर छिपा नहीं सकते। यानी कि मान लीजिए आपने फोटो पर कोई भी एआई का लेबल लगा दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने चैट जीपीटी का लेबल लगा दिया, लेकिन अब जो प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी है, वो अब इसको जो है हटा भी सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि हटाना नहीं चाहिए। इसके साथ प्लेटफॉर्म की क्या क्या जिम्मेदारी, जिसमें हम देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आजकल सबसे ज्यादा फेमस है, यूट्यूब, ट्विटर, इन सभी सोशल मीडिया और एआई टूल प्लेटफॉर्म्स को नियम मानने होंगे। इसके अलावा
यूजर से सेल्फ डिक्लेरेशन लेना होगा कि अपलोड किया गया कंटेंट जो है वो एआई से बना है या फिर नहीं। अगर कोई भी यूजर कंटेंट क्रिएटर नहीं बताता तो प्लेटफॉर्म को खुद डिटेक्ट करके लेबल लगाना होगा। इसके अलावा गैर कानूनी, आपत्तिजनक, हानिकारक एआई कंटेंट को 2 से 3 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य रहेगा। यानी कि जो आपत्तिजनक कंटेंट रहता है उसको 2 से 3 घंटे में रिमूव करना होगा उस प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा कोर्ट या फिर सरकार के आदेश पर 3 घंटे में, और संवेदनशील, अगर मान लीजिए कोई भी यौन शोषण वाला कोई भी ऐसा कंटेंट आ जाता है जिसको नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पर, तो वो 2 घंटे में हटाना जो है अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा कब लागू होगा, तो ये संशोधन जो है नोटिफाई हो चुका है और 20 फरवरी को इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए ये नियम क्यों लाया गया। हम जानते हैं कि डीप फेक का यूज जो है आज बहुत ही ज्यादा, डीप फेक का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एआई का दुरुपयोग यानी कि मिस यूज ज्यादा किया जा रहा है इसके। हालांकि इसका जो फायदे यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिस यूज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो खास करके चुनावों में, या फिर अगर हम महिलाओं के खिलाफ बात करें, कोई भी किसी की वीडियो, किसी तरह की फोटो बनाकर अपलोड कर देता है। इसके अलावा फेक न्यूज फैलाने में, यानी कि फेक न्यूज लगातार बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। कोई भी ऐसी वैसी न्यूज किसी ने उठा के मतलब फैला दी, तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है किसी भी चीज को लेकर। क्योंकि आजकल क्या है, डिजिटल का जमाना है, जो भी आप ऑनलाइन दिखाएंगे लोग वही उसी चीज को सच मान लेंगे। इसके अलावा यूजर्स को पता चले कि वो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो असली है या फिर नकली है। ये जो कदम है यूरोपियन यूनियन, इसके साथ चीन और अमेरिका जैसे देशों में जो नियम बनाए गए उनसे प्रेरित है। यानी कि आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन, इसके साथ ही चाइना में, और जो अमेरिका है यूएसए, उसमें ये ऑलरेडी नियम लागू कर दिए गए। अब भारत भी उन कंट्री में से शामिल है जो ऐसे कंटेंट मतलब कंटेंट पर जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट रहेगा उस पर लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया। तो भारत भी इसमें जो है मतलब कि शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी मिनिस्ट्री आपने जरूर याद रखनी है। ये जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा ये नियम जो है लागू किया गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी। अब देखिए, बांग्लादेश प्लान्स टू शिफ्ट फ्रॉम इंडियन टू यूएस कॉटन। यानी कि जो बांग्लादेश था, हमें पता ही है कि हमारे बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में संबंध किस तरह से चल रहे हैं, यानी कि तनाव चल रहा है संबंधों में। तो अब बांग्लादेश ने क्या कर दिया है, भारत से जो कॉटन खरीदता था बांग्लादेश, अब वो क्या है, यूएसए से कॉटन खरीदेगा। यानी कि भारत की जगह उसने यूएसए को शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ एक नई ट्रेड डील साइन की है, जिसके तहत बांग्लादेश यूएस कॉटन का आयात बढ़ाएगा और भारत कपास की जगह उसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। तो अब देखिए, इस डील के तहत क्या होगा, बांग्लादेश से जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो वो 20% से कम होकर ये 19% कर दिया गया। भारत पर कितना है, 18%। यानी कि जो यूएस है, इसमें अगर हम देखें ना, यूएस से एक बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही गंभीर चाल चल रहा है। मतलब इतनी ज्यादा, अगर हम उसका मान सकते हैं कि इतनी ज्यादा मतलब चाल के साथ खेल रहा है कि एक तरफ तो भारत पर वो 18% टैरिफ लगा रहा है, अब दूसरी तरफ उसका जो निशाना है वो है बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश को भारत के साथ ट्रेड कम करके, यानी कि जो भारत के साथ ट्रेड करता था बांग्लादेश, अब वो क्या करेगा, अब वो यूएसए के साथ ट्रेड करेगा और बांग्लादेश पर फिर जो है उसके एक्सपोर्ट पर 19% टैरिफ लगेगा जो यूएसए में जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, अगर बांग्लादेश के गारमेंट्स अमेरिका कपास या फिर अमेरिकी मैन मेड फाइबर से बनाए जाते हैं, तो उन पर अमेरिका में जो है वो 0 टैरिफ लगेगा। यानी बिना किसी अतिरिक्त ड्यूटी के अमेरिका बाजार में बांग्लादेश अपना सामान बेच सकता है। इस फायदे को पाने के लिए बांग्लादेश को अमेरिका कपास और जितने भी टेक्सटाइल इनपुट्स है उनका आयात लगातार बढ़ाना होगा। ड्यूटी फ्री कोटा, अमेरिका से कितना कपास या फिर कितना फाइबर खरीदा गया उसके आधार पर तय किया जाएगा कि अगर आप अमेरिका से, यानी कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से बहुत ज्यादा, मान लीजिए ज्यादा अगर कपास खरीदता है, कॉटन खरीदता है, फाइबर खरीदता है, तो बांग्लादेश पर फिर क्या होगा, 0 टैरिफ लग जाएगा। अब देखिए, बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट का एक्सपोर्टर है। यानी कि जो गारमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर है चीन। इसका सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर है, अमेरिका में है, जहां पर वे हर साल करीब
$20 बिलियन का गारमेंट का जो है निर्यात करता है। पहले अमेरिका टैरिफ बहुत ज्यादा था जिससे नुकसान हो रहा था। अब ये डील उनके गारमेंट सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम कर सकती है। बांग्लादेश खुद कपास नहीं उगाता, इसलिए भारत, मध्य एशिया, इन सभी से क्या इंपोर्ट करता है। अब अमेरिका कपास पर शिफ्ट होने से उन्हें अमेरिका में जीरो टैरिफ का भी फायदा मिल सकता है। अब देखिए भारत पर क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेश बहुत बड़ी मात्रा में भारत से कपास खरीदता था, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के, मान लीजिए ये भारत है तो यहाँ पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश और भारत की जो लोकेशन है, मतलब इनको ट्रांसपोर्ट का इतना ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता था। यानी कि बहुत ही एक तरह से अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो उसमें भी काफी मात्रा में कपास उगाई जाती है, उत्पादन होता है भारत में, तो फिर वहां से उनका जो ट्रेड है काफी आसान रहता था। यानी कि इतना ज्यादा उनको ट्रांसपोर्ट में, व्हीकल्स में उनको इतना खर्च नहीं पड़ता था। 2024 में भारत ने बांग्लादेश को $1.5 बिलियन का कपास, यौन और काफी मात्रा में रॉ कपास भी एक्सपोर्ट किया था। कुल मिलाकर बांग्लादेश भारत का कपास का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। अब अमेरिका कपास से उसके लिए सस्ता नहीं है, लेकिन जीरो टैरिफ से उसको इतना फायदा, मतलब इतना बड़ा फायदा है कि बांग्लादेश के जो मिल्स हैं वहां की जो कपड़ा बनाती है वो अमेरिका कपास की तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही है। इसमें भारत के जो कपास के किसान हैं और जो भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, उनको भी नुकसान होगा। भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर जो है वो करीब यानी कि 3 से 5% तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है भारत के साथ बांग्लादेश ट्रेड खत्म करके यूएसए की तरफ झुकाव उसका ज्यादा हो रहा है। अब देखिए अभी ये पूरा यानी कि डील अभी साइन हो चुकी है, यानी कि होने वाली या फिर हो चुकी है, करीब इस पर बातचीत चल रही है। तो कुछ एक्सपोर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी कपास की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कीमत ज्यादा होने पर वह मतलब पूरा स्विच नहीं करेगा, यानी कि पूरी तरह से भारत के साथ उसका जो व्यापार है वो बंद नहीं होगा। कुछ कपास भारत से खरीदी जाएगी, लेकिन कुछ जो है वो बांग्लादेश मतलब कि वो यूएसए से खरीद सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की हमारी फाइटर पुश HAL एक्सपीरियंस विद प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये हमारा एक एडिटोरियल है जो क्या कहता है, लड़ाकू विमानों को बढ़ावा देना, निजी उद्यम के साथ HAL का अनुभव। तो इसमें बताया जा रहा है कि लड़ाकू विमानों को बढ़ावा देना, यानी कि निजी जो हमारे कॉरपोरेट्स होते हैं उनके साथ कैसे एक तरह से अनुभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस एडिटोरियल में देखें कि भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसमें निजी कंपनियों की भूमिका, जिसमें हम देखते हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी हाल ही में जो मतलब कि खबरों से जुड़ा हुआ है, जहां पर भारत की जो 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान है, जिसमें AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके निर्माण में निजी क्षेत्र को क्या सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, इसका जो मुख्य शीर्षक है जो डिफेंस में प्राइवेट क्रांति, या फिर HAL के साथ टाटा, जो टाटा कंपनी है ये भी एक निजी कंपनी है L&T की, जो मतलब इन दोनों को आपस में कोलैब करके भारत को मिलेंगे सबसे आधुनिक फाइटर जेट मिलने वाले हैं। ठीक है, इंडिया की जो 5th जनरेटर फाइटर जेट है। तो इसमें क्या है कि भारत के एक रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव बताया जा रहा है कि भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या परंपरागत रूप से लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट जिसमें HAL को सौंपे जाते थे, लेकिन अब AMCA जैसे उन्नत विमान है उसके निर्माण में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि अब हमारा जो है रक्षा के क्षेत्र में जो है निजी कंपनियां जो है पूरी तरह से इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाली, कोलैब करने वाली हैं। इसके साथ ये जो क्रांति इसलिए क्योंकि HAL के पास पहले से ही क्या है, तेजस विमान के कई ऑर्डर हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत को स्टेल्थ तकनीक यानी कि स्टेल्थ जो टेक्निक है उसको आधुनिक फाइटर जेट मिलेंगे। इसके अलावा ये क्या पता चलता है इससे कि ये जो बदलाव है सरकार की पुरानी रणनीति से बिल्कुल अलग है, जहां पर जो सिर्फ HAL कंपनी ही थी जो इम्पोर्टेंट वहां पर भूमिका निभाती थी, महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन अब जो उसकी जगह और भी बहुत सारी निजी कंपनियां शामिल हो रही हैं। अब देखिए HAL की स्थिति और बाजार शेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक क्या गवर्नमेंट कंपनी है जो काफी वर्षों से विमान का निर्माण कर रही है, लेकिन अब AMCA के लिए निजी कंपनियों को प्राथमिकता मिलने से HAL की जो भूमिका है वो सीमित हो जाएगी। शेयर की गिरावट निवेशकों की चिंता को दर्शाती है। HAL बड़े प्रोजेक्ट से भी बाहर हो सकती है। इसके अलावा निजी कंपनियां नई ऊर्जा और इनोवेशन को भी लेकर आ सकती है, क्योंकि जब नई नई कंपनियों को मौका दिया जाएगा तो वो अपनी नई टेक्निक, नया अपना जो एक तरह से प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा निजी कंपनियों की चुनौतियां और क्षमता क्या क्या है, तो इस एडिटोरियल में क्या कहा गया है कि जो निजी कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन में पहले से ही काम कर रही हैं, यानी कि वो ग्लोबल सप्लाई यानी कि अलग अलग कंट्रीज को पहले से ही कुछ ना कुछ सप्लाई कर रही हैं, तो लेकिन पूरे विमान एकीकरण और निर्माण में इनका जो एक्सपीरियंस है वो कम है। इन्होंने पूरा विमान कभी नहीं बनाया। उन्होंने स्ट्रक्चर, सिस्टम इंटीग्रेशन, सेंसर, सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन और विमान के पूरे जीवन चक्र की जिम्मेदारी लेनी होगी। रक्षा विश्लेषक जो है उन्होंने कहा कि ये कंपनियां पुर्जे बनाती हैं, लेकिन अब जो है स्केल अप की जरूरत है, यानी कि विस्तार करने की जरूरत है। इसमें इसका महत्व क्या है, HAL के अनुभव को निजी उद्यम के साथ जोड़ने का एक अच्छा मौका मिल सकता है प्राइवेट कंपनियों को। निजी कंपनियां जोखिम उठा सकती हैं और तेजी से काम भी कर सकती हैं, जो कि सरकारी कंपनियों में बहुत कम होता है। आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं और उनमें जोखिम जो है उठाने का इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो जोखिम उठाकर ही आगे अपना बिजनेस चलाती हैं। इसके अलावा मानव संसाधन इकोसिस्टम की जरूरत क्या है इसमें, तो जो मतलब जीतने वाली बड़ी कंपनियां होती हैं वे बड़े पैमाने पर भर्ती करेंगी। HAL, ADA जो रिटायर्ड कर्मचारी वगैरह होते हैं, ग्लोबल एरोस्पेस विशेषज्ञ है, इन सभी को इसमें भर्ती किया जाएगा। निजी क्षेत्र सरकारी वेतनमानों से बंधा नहीं है, इसलिए बेहतर वेतन देकर जो है टैलेंट ला सकता है। इसके अलावा कम बोली लगाने से प्रोजेक्ट पटरी से भी उतर सकता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर बोली कम लगाते हैं तो जो प्रोजेक्ट है वो भी मतलब कि उस प्रोजेक्ट से साइड हो सकते हैं। इसके अलावा महत्व क्या है इसका, रोजगार से जो स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना। इसके अलावा निजी क्षेत्र को फायदे और HAL की सीख क्या है, तो निजी कंपनियां जो वो रिटर्न पर हमेशा ही फोकस करती हैं, इसलिए तेजी से काम करती है। जैसे कि टाटा जो है वो 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनके लिए मौका है, एक अच्छा मौका है। HAL के पास रख रखाव और जो ऑर्डर है उनकी पाइपलाइन है, लेकिन देरी से डिलीवरी की शिकायतें भी आती रहती है कि जो है HAL वो काफी देरी कर देती है किसी भी डिलीवरी में। इसके अलावा HAL धीमी है और ये जोखिम नहीं उठा सकती। हमने पहले ही देखा कि गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं वो कम जोखिम उठाने पर फोकस करते हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाएगा, चीन पाकिस्तान जैसे खतरों से निपटने में भी मदद कर सकता है। अब अगर हम इसका निष्कर्षण करें, इस पूरे एडिटोरियल का क्या कहता है कि लड़ाकू विमानों के विकास में निजी सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि HAL का अनुभव जो है वो मूल्यवान है, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सिर्फ अकेला जो है वो सफिशिएंट नहीं है आज के समय पर। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अच्छा कदम हो सकता है, जहां पर टाटा, L&T कंपनियां इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेंगी। लेकिन इसमें जो है फायदे ज्यादा, चुनौतियां है कुछ बहुत, जैसे कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत की चुनौती है और इसमें जो एक्सपर्टीज की कमी रहने वाली है, लेकिन फिर भी ये काफी फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो भारत की रक्षा नीति में यह बदलाव दिखाता है, जहां पर निजी क्षेत्र को बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, HAL का एक्सपीरियंस साझा होगा और फिर रक्षा का हमारा जो क्षेत्र है वो और ज्यादा मजबूती से उभरता नजर आएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, तो इजराइल PM ट्रम्प टू मीट एंड एज ईरान टेंशंस स्टे हाई, यानी कि ईरान के साथ तनाव जारी होने के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री और ट्रंप की जो मुलाकात है वो होगी। मुलाकात कब होगी, ये जो है आज कल के बीच में ही होगी। और जो व्हाइट हाउस है यानी कि वॉशिंगटन DC में जो है इसकी मुलाकात जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है इसराइल के PM, तो उनके द्वारा ये मुलाकात की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुद्दा क्या रहने वाला है इसमें, ईरान पर बातचीत करेगी। सबसे बड़ा एजेंडा क्या है कि ईरान के साथ जो परमाणु वार्ता चल रही है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। अमेरिका ईरान के बीच हाल ही में अभी ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत हुई थी। ओमान में जो है इनडायरेक्ट संधि बातचीत हुई है। ट्रंप क्या कहता है, इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है और एक नया परमाणु समझौता करना चाहता है ईरान के साथ।
क्योंकि उनको पता है कि अब ईरान जो है वो यूएस से इसराइल को आंख दिखाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान बहुत बुरी तरह से डील करना चाहता है, इस बार बातचीत पहले से बहुत ही अलग है, या तो फिर अच्छा समझौता होगा या फिर बहुत ही सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो इसराइल की चिंता और इसराइल की मांग क्या है इस पर। तो नेतन्याहू इस मुलाकात में ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान डील सिर्फ परमाणु तक ही सीमित ना रहे। इसराइल चाहता है कि डील में जो है कुछ सख्त शर्तों को रखा जाए, यानी कि अब कहीं ना कहीं इसराइल और यूएसए को ईरान से जो है पूरी तरह से खतरा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या है, ईरान को जो है थोड़ा उस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए। ईरान के द्वारा जो भी प्रॉक्सी ग्रुप्स होते हैं, हिजबुल्ला, हुती, हमास, इन सभी को समर्थन देना बंद कर दें, यानी कि टैक्स मतलब इनको जो भी फंडिंग वगैरह दी जाती है वो ना करें। नेतन्याहू को डर है कि अगर डील सिर्फ न्यूक्लियर तक सीमित रहती है तो ईरान भविष्य में फिर से मजबूत हो सकता है और इसराइल के लिए एक खतरा बनेगा। इसलिए ट्रंप को ताजा खुफिया जानकारी भी दिखाएंगे, जिसलिए ईरान की लंबी दूरी की जो मिसाइलें, सैन्य क्षमता के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ईरान की प्रतिक्रिया क्या है इसमें। ईरान ने चेतावनी दी कि नेतन्याहू को बातचीत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तेहरान क्या कहता है कि अगर इसराइल ने दखल दिया तो वार्ता जो है वो बिगड़ सकती बातचीत। ईरान ये भी कहता है कि वो डिप्लोमेसी के लिए तैयार है, लेकिन धमकी के साथ वो बिल्कुल भी डिप्लोमेसी नहीं करेगा, यानी कि ईरान का रुख यहाँ पर बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि बातचीत करेगा सिर्फ अमेरिका के साथ, इसमें इसराइल का कोई भी लेना देना नहीं है, इसराइल को इस बातचीत में नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही अगर बातचीत फेल होती है तो फिर से सैन्य कार्यवाही की जा सकती है। तो ये जो मुलाकात है डिप्लोमेसी और सैन्य विकल्प के बीच टकराव को दिखाती है, यानी कि एक तरह से तो डिप्लोमेसी चल रही, दूसरी तरफ क्या है, सैन्य के बीच भी टकराव चल रहा है। ट्रंप तो डील करना चाहता है, लेकिन अगर नहीं बनी तो बहुत ही सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान भी चुप रहने वालों में से नहीं है, ईरान ने भी बार बार इस चीज को लेकर धमकी दी है। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। war clouds hovering over West Asia despite resumption of Iran-US discussions। यानी कि ईरान अमेरिका बातचीत फिर से शुरू होने के बावजूद पश्चिम एशिया यानी कि वेस्ट एशिया जो है उस पर युद्ध के बादल जो है फिर से मंडराते नजर आ रहे हैं। तो इसमें 2025 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बने, जब उसके बाद ईरान के साथ परमाणु पर जो है मतलब परमाणु पर बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन जून 2025 में क्या हुआ कि इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, उसके कुछ सैन्य ठिकानों पर, इसमें अमेरिका भी शामिल था। ये 12 दिनों का युद्ध चला था। इसके अलावा ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम वो पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुका है, वो 60% तक जो है यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जो कि हथियार बनाने के लिए काफी सफिशिएंट रहता है। यानी कि हथियार के लिए 90% चाहिए होता है, इसके लिए 60 अब उसने कर लिया, बाकी का बचा कुछ है वो भी 30% कर लेगा। अमेरिका इसराइल इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जबकि ईरान कहता है कि उनका जो ये कार्यक्रम है शांतिपूर्ण है। इसके अलावा हाल ही में ओमान में अभी बातचीत हुई है, तो उसमें कोई भी हालांकि रिजल्ट नहीं निकल पाया। दोनों पक्षों ने इस चीज को गुड स्टार्टिंग कहा है, यानी कि बातचीत की अच्छी शुरुआत है। लेकिन अभी हमने पीछे देखा कि जो इसराइल है वो इस बातचीत में दखल देना चाहते हैं। ईरान ने क्या कहा कि अगर सभी प्रतिबंध हटाए जाते जो भी न्यूक्लियर को लेकर है तो वह यूरेनियम संवर्धन को कम कर सकता है, और जो उसके पास जितना भी स्टॉक है यूरेनियम का स्टॉक है वो भी कम करेगा। लेकिन ये जो है 2015 का जो एक समझौता था JCPOA, उस डील से भी प्रस्तावित है। इसके अलावा युद्ध की खतरा क्यों, यानी कि तनाव के मुख्य कारण क्यों। सबसे पहले तो अमेरिका की सैन्य तैयारी है, जिसमें जो अब्राहम लिंकॉल्न जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डार्क मोड में, यानी कि डार्क मोड में जो है वो शुरू हो चुका और ईरान की तरफ उसने बढ़ना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो दूसरा कैरियर भी भेजा जा सकता है। इसराइल का विरोध इसमें किया जा रहा है। इसराइल इस बात को कमजोर समझता है कि चाहता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के साथ परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। भाई ऐसा क्यों। अब इसराइल और यूएसए के पास, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, बाकी कंट्रीज के पास भी। अब ईरान पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की या फिर ईरान पर किसी भी तरह का अटैक करने की कोशिश की तो फिर वो क्या करेगा, ईरान जो है वो डायरेक्टली परमाणु जो भी हथियार है वो इसराइल और अमेरिका की तरफ फेंक सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव भी बढ़ा हुआ है। अगर युद्ध होता है तो तेल की कीमतें भी आसमान को छूने लगेंगी, क्योंकि हमें पता तेल के भंडार जो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में ईरान के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
सऊदी, यूएई, कतर, तुर्की जैसे देश जो है ये युद्ध नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ट्रंप को बातचीत के लिए मनाया है। लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो अमेरिका इजराइल हवाई हमले भी कर सकते हैं, जिससे बड़े क्षेत्र में एक युद्ध हो सकता है। इसके अलावा दूसरी दौर में यानी कि दूसरा दौर भी बातचीत का शुरू होने की उम्मीद है कि दूसरी बार फिर से जो है बातचीत की जाएगी इनकी आपस में। इसके अलावा ईरान भी यहाँ पर धमकियां देता है। ईरान के सेना जनरल ने क्या कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो कोई अमेरिकी वहां पर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके अलावा हमले के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स होते हैं, हूती, इराकी मिलिशिया, अमेरिकी ठिकानों पर भी अटैक कर सकते हैं। तो ईरान ने कहा कि उसकी मिसाइल फैक्ट्रियां अब महीने में 300 प्रेसीजन मिसाइल बना सकती हैं। तो ऐसे में जो है यानी कि कहीं ना कहीं यूएस से इजराइल को भी डर लगा हुआ है कि ईरान जो उनके खिलाफ ना हो जाए। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम थोड़ा देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हाल ही में समाचारों में आए किम्बरले प्रोसेस हमने कल किया था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है एडिटोरियल से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है। कॉन्फ्लिक्ट जो डायमंड्स है उनके व्यापार को नियंत्रित करना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया सैनिक कंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा केंद्रीय बजट 26-27 में की गई, जिसके लिए वित्त वर्ष 26-27 में 1000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण से आगे बढ़कर सघनता, तकनीकी गहराई, स्वदेशी आईपी विकास, वैश्विक एकीकरण की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक सेमीकंडक्टर चिप मांग में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल की जाए। कितने कथन सही है इसमें? पहला और दूसरा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का लक्ष्य है 2029 तक घरेलू चिप मांग में 70 से 75%, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप मांग नहीं बल्कि घरेलू चिप मांग में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसके अलावा राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह बिल संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया ताकि कर्मचारियों को कार्य संबंधी संचार से अलग रहने का अधिकार दिया जाए। यह बिल प्रस्ताव करता है कि निर्धारित कार्य घंटे के बाद कार्यालय संचार का उत्तर न देने पर कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसमें सिर्फ बी ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहले के आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ये निजी विधेयक संस्थाओं के द्वारा पेश किए जाते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारतीय किसानों की सुरक्षा के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें जो है पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। इसमें जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मक्का, सोयाबीन आयात की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार टी सेल थेरेपी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें जो है हमारा ए ऑप्शन सही है, पहला एंड दूसरा। इसमें कैंसर कोशिकाओं को पहचानने, नष्ट करने के लिए रोगी की टी सेल का आनुवंशिक रूप से परिवर्तन किया जाता है। कार टी सेल थेरेपी वर्तमान में कुछ रक्त कैंसर, ल्यूमेकिया और लिम्फोमा के उपचारों के लिए स्वीकृत है। मानव शरीर के बाहर उत्पादित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर निर्भर करती, तो तीसरा गलत है इसमें। तो कार टी सेल थेरेपी मानव शरीर के बाहर उत्पादित एंटीबॉडी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि रोगी के अपने शरीर से प्राप्त जो आनुवंशिक रूप से इंजर्ड प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उपयोग करती है। तो यह एंटीबॉडी थेरेपी नहीं है बल्कि कोशिका आधारित इम्यूनोथेरेपी का एक रूप है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम मिलेंगे कल के अपने द हिंदू के सेशन में। उम्मीद करते हैं आपको आज की न्यूज़ और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों, आज थोड़ा जल्दीबाजी में यानी कि क्वेश्चन किए, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा वीडियो को पीछे करके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।